ये सब था अब तक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड। थर्मोडायनेमिक का एक लॉ और है जिसे हम थ्योरेटिकली प्रूव नहीं कर सकते, वो प्रैक्टिकली है। क्या? नहीं, जीरोथ लॉ तो आई गया, वो जो टेम्परेचर का रिलेशन था वो जीरोथ लॉ का आ गया। ये फर्स्ट लॉ था जो अब तक आप पढ़ रहे थे। एक लॉ और है, इस लॉ के और फर्स्ट लॉ के बीच में एक एक छोटा सा एक फिनोमिनन और है जो अब आपके सिलेबस से निकल गया, कार्नोट हीट इंजन। कार्नोट हीट इंजन कुछ भी नहीं है, जो आपकी बाइक का, कार का, गाड़ी का इंजन है, वो कैसे वर्किंग करता है उसकी थ्योरी थी कार्नोट हीट इंजन। वो अब सिलेबस में है नहीं। ठीक है। तो उस कार्नोट हीट इंजन के बाद में एक रिजल्ट निकल कर आता है क्या, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के रूप में, हालांकि इसके कई अलग अलग स्टेटमेंट है। कार्नोट हीट इंजन जब हम पढ़ते हैं तो वहां से एक एफिशिएंसी निकालते हैं कार्नोट हीट इंजन की। देखो, हीट इंजन सिंपली क्या है कि आपने फ्यूल डाला, पेट्रोल डाला अपनी बाइक में, वो जला। जलने के बाद में उस हीट का कुछ पार्ट आपके लिए मैकेनिकल वर्क में, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और कुछ पार्ट ऐसा होता है जो हीट की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, जिसे आप कहते हो इंजन गर्म हो गया। इंजन गर्म हो गया, और ये हमेशा होना ही है। ये हमेशा होना ही है। ऐसा कोई भी इंजन कभी भी नहीं बन सकता जो गर्म ना हो। मतलब जितना हीट बनाई है आपके फ्यूल ने, वो सारी हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाए, और उस हीट का कुछ भी हिस्सा एटमॉस्फेयर में ना जाए। ऐसा कभी संभव नहीं है। ये कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी से मैथमेटिकली प्रूव होता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये है कि किसी भी कंडीशन में कोई भी हीट इंजन आइडियल कार्नोट हीट इंजन से ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता, जबकि कार्नोट हीट इंजन भी 100% एफिशिएंट नहीं है। बाकी प्रैक्टिकल इंजन तो उस कार्नोट हीट इंजन से भी कम एफिशिएंट ही होंगे। या दूसरे वर्ड में इसे कहें तो क्या हुआ कि कोई भी ऐसा इंजन पॉसिबल नहीं है जो 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। कुछ ना कुछ हीट, यहाँ एक सोर्स होता है इंजन में जो हीट देता है, एक सिंक होता है, सोर्स से सिंक की तरफ हीट फ्लो करती है। सोर्स हाई टेम्परेचर पर, सिंक लो टेम्परेचर पर। सिंक आपका कौन सा है? गाड़ी का जो रेडिएटर होता है। गाड़ी में रेडिएटर, भाई बाइक में तो रेडिएटर की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां तो आपका पूरा इंजन ही खुला हुआ हवा में। लेकिन कार के अंदर तो इंजन बंद है, वहां आपको एक रेडिएटर लगा होता है, वो रेडिएटर सिंक है जो हीट गर्मी बाहर निकालता रहता है। याद कीजिए, कभी रेडिएटर का पानी खत्म हो जाए तो गाड़ी रुक जाती है, चेक करना पड़ता है। तो वो रेडिएटर जो है, वो रेडिएटर इंजन की हीट बाहर निकालनी है, और हीट आ कहां से रही है? जो जल रहा है फ्यूल। तो जो फ्यूल के जलने की जगह वो तो सोर्स है, और रेडिएटर आपका सिंक है। तो सोर्स से सिंक की तरफ हीट फ्लो करती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर। इसके बीच में थोड़ी सी हीट कन्वर्ट हो जाती है कि उसमें मैकेनिकल एनर्जी में। तो हिसाब कुल मिलाकर यह है कि ऐसा कोई भी इंजन पॉसिबल नहीं है जो सोर्स से लेकर के सिंक को हीट ना दे, सारी की सारी हीट को बीच में ही मोड़कर वर्क में कन्वर्ट कर दे। समझिए बात, क्लियर है? कुछ ना कुछ तो, क्योंकि एक्चुअली ये प्रोसेस है, सोर्स से सिंक की तरफ हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो हो रही है, बीच में आपने थोड़ी सी चुरा ली उसमें से हीट और कर लिया वर्क में कन्वर्ट। लेकिन अगर सिंक की तरफ फ्लो ही ना हो, अगर ये बम्बा पीछे से आ ही नहीं रहा, तो आपके खेत में पानी कैसे जाएगा? सिंपल सी बात है ना। जब ये पीछे से आ रहा है तभी तो इसमें से थोड़ा सा पानी आपने अपने खेत में लिया, काट लिया। लेकिन अगर पीछे से आ ही नहीं रहा तो काटोगे क्या? तो अगर सोर्स से सिंक की तरफ हीट का फ्लो ही नहीं हो रहा, तो उसके बीच में से वर्क में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो यही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। हालांकि इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल स्टेटमेंट डिफरेंट है, लिखते हैं इसे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स: द प्रिंसिपल विच disallow certain phenomenon consistent with first law of thermodynamics, consistent is called second law of thermodynamics। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को भी समझ लें हम। डी क्यू इक्वल्स डी यू प्लस
डीडब्ल्यू। उन्होंने कहा कि फर्स्ट लॉ ने कहा कि सिस्टम को आपने हीट दी, उस हीट का कुछ पार्ट तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में यूज हो गया, कुछ पार्ट वर्क करने में यूज हो गया। लेकिन इस लॉ से, इस स्टेटमेंट से ये नहीं पता आपको कि टोटल हीट गिवन में से कितना उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्च होगा और कितना वर्क में, है ना। अगर इसमें डी की वैल्यू 0 आ जाए तो सीधे डी क्यू इक्वल डी डब्ल्यू हो जाएगा। मतलब फर्स्ट लॉ से तो ऐसा लग रहा है कि जितनी भी हीट है वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट की जा सकती है किसी भी तरीके से, अगर डी की वैल्यू 0 कर दिया। मगर 0 करोगे कैसे भाई? डी की वैल्यू 0 करने का कोई प्रैक्टिकल तरीका नहीं है। तो सेकंड लॉ क्या है कि कुछ चीजें जो फर्स्ट लॉ में कंसिस्टेंट हो सकती हैं, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग पॉसिबल हो सकती हैं, वो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं होनी। यही सेकंड लॉ है बस। कुछ चीजें जो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, कुछ फिनोमिनन जो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंट हो सकते हैं लेकिन रियल में वो कंसिस्टेंट नहीं होने, यही सेकंड लॉ है। ठीक है, इसको सिंपल वर्ड्स में कैसे कहा, लिखिए। नेक्स्ट लिखिए, प्लैंक्स स्टेटमेंट। प्लैंक, PLANK', प्लैंक्स स्टेटमेंट। एक्चुअली फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह ये अभी आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां ये इनका, इनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं रह जाता। बहुत सारी, हाँ वो, क्योंकि ये अलग है ही नहीं, ये तो हमारे इनिशियल लेवल पर इन्हें अलग सब्जेक्ट बना दिया गया। हाँ, क्या लिखा, प्लैंक स्टेटमेंट और कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, KELVIN, कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। It is impossible to construct a heat engine which would convert 100% of heat energy absorbed from the source into work. अब थोड़ी सी बात और समझिए। देखो, एक नॉर्मल हीट इंजन है, उसमें सोर्स है, सोर्स से फ्लो हो रहा है हीट की, हीट का कहां, सिंक की तरफ। एक नॉर्मल हीट इंजन में क्या है, सोर्स ऑफ हीट, जहां हीट जनरेट हो रही है फ्यूल को जलाकर या कैसे भी। और यहां से जो हीट का फ्लो हो रहा है किसकी तरफ हो रहा है, सिंक की तरफ हो रहा है, जिससे कि हीट वो बाहर निकालता है, इंजन को ठंडा करने वाला। इस प्रोसेस के बीच में थोड़ी सी हीट आपने किस में कन्वर्ट कर ली, वर्क में कन्वर्ट कर ली। ठीक है, यानी हीट का जो अपना नेचुरल फ्लो है वो सोर्स से सिंक की तरफ को है, सोर्स एट हाई टेम्परेचर, सिंक एट लो टेम्परेचर। तो हीट का फ्लो अपना नेचुरल फ्लो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ को। इस बीच थोड़ी सी हीट कन्वर्ट हो गई किसमें, वर्क की फॉर्म में। लेकिन अगर आप देखें ध्यान से, ये क्या चीज है, ये हमारा, ये क्या चीज है, ये हीट इंजन है, हीट इंजन। लेकिन अगर आप अपने रेफ्रिजरेटर को देखें, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर एक्चुअली क्या है, रेफ्रिजरेटर का जो इंटीरियर है, इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब लो टेम्परेचर, वहां ऑलरेडी ठंडक है, लेकिन फिर भी वहां से हीट को निकाल करके कहां पहुंचाता है ये, सराउंडिंग में, सराउंडिंग एट हाई टेम्परेचर। भाई गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में फ्रिज के अंदर तो ठंडा किया है, बाहर बहुत गर्मी, लेकिन फिर भी ये हीट को अंदर से निकाल के बाहर ला रहा है। तो इसमें क्या होगा, देखो, जब सोर्स से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट पहुंच चल रही है अपने आप, तो आपने इसमें से कुछ चुरा ली, हीट में कन्वर्ट, वर्क में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन अगर ये उल्टा हो रहा है तो क्या होगा, यहां भी क्या होगा, यहां क्या होगा, फिर इसका वर्क करना पड़ेगा। फिर आपको यहां आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क ही क्या है, जिसका बिल आप पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सी, बिजली। तो अब इसी थर्ड लॉ को हम क्या, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्या कह सकते हैं कि ऐसा संभव नहीं है कि बिना आप पैसा खर्च किए, बिना वर्क किए, आप हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर पहुंचा दें। अगर आपको हीट उठा करके सिंक से सोर्स तक लेके जानी है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर लेके जानी है, तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा।
पैसे देने पड़ेंगे इस काम को करने के लिए। समझिए बात। तो ये भी सेकंड लॉ का ही एक रूप है। क्या? कि सेल्फ सस्टेन मशीन नहीं हो सकती कोई भी, अपने आप चलने वाली ऐसी कोई मशीन संभव नहीं है जिस मशीन से आप हीट को लो टेम्परेचर से उठा करके हाई टेम्परेचर पर पहुंचा दें। ये कहलाता रिवर्स हीट इंजन। हम्म। यस 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 यस, करना पड़ेगा। वही चीज है बिल्कुल। जनरेटर है आपका, सिंपल सिंपल जनरेटर है आपके घर में रखा हुआ जनरेटर, या शादियों में चलता है जनरेटर, उसमें फ्यूल जला करके हीट बनाते हैं, उसमें फिर इतना बड़ा रेडिएटर लगा हुआ है, वो रेडिएटर हीट को बाहर निकालता है, लेकिन जितनी हीट बनती है उसमें से कुछ वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है, बाकी सिंक से के थ्रू बाहर निकाल देता। रेडिएटर जिसे हम बोलते हैं एक्चुअली वो रेडिएटर है। लेकिन बिल्कुल इसका उल्टा, कि रेडिएटर जो ठंडा है वहां से उठा करके हीट को आप वापस इंजन पर लेकर के जाए, वापस इंजन पे लेके जाए, तो आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी बाहर से खर्च करनी पड़ेगी। फ्री में काम नहीं होगा ये। हाँ, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी अगर आप कहां से कहां लेके जा रहे हो, बिल्कुल सही सही बात है। आपके पीछे जो जाली है, आजकल तो फ्रिज आते हैं बिना जाली वाले, लेकिन पुराना किसी के घर में रखा हो 20-30 साल पुराना, तो पीछे एक जाल लगे हुआ है उसके, चलते हुए फ्रिज को उस जाल को पकड़ के देखना, करंट वरंट नहीं लगता, वो गर्म होगा आपका, वो गर्म होता है जाल वो। यह सिंपली आपका जो एसी का आउटडोर यूनिट है, जो छत के ऊपर रखा हुआ है, भयंकर गर्म होता है वो। अब आप ये कह रहे हो कि इस हीट को कहीं यूज कर लो, हाँ ठीक है, उससे आप पानी गर्म करवा लो, हो जाएगी हीट। लेकिन ये तो डिपेंड करता है ना कि आपने उसका यूज करना है या नहीं करना है। नहीं, उसे रीयूज करके फिर वो वापस उस इंजन चला ले में, वो सब हो सकता है पॉसिबल, लेकिन हम तो एक पार्ट की बात कर रहे हैं, उसको आगे उस हीट का आपने क्या करना है वो तो एक इंजन एक नेक्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है। तो यही बात जो है वो क्लासियस स्टेटमेंट की फॉर्म में है। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ सेल्फ acting machine which would transfer heat energy from body at lower temperature, that is sink, to a body at high temperature, that is source, without using external energy। मतलब बाहर से आपको एक्सटर्नल कोई ना कोई एनर्जी यूज करनी ही पड़ेगी अगर आपको हीट को ट्रांसफर करना है फ्रॉम बॉडी एट लो टेम्परेचर टू द बॉडी एट हायर टेम्परेचर।